हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। इस आईपीओ डिस्कशन में आज हम बात करने वाले हैं रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज के नए आईपीओ के बारे में। और कंप्लीटली यूनिक बिजनेस होने के साथ साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीपली कि बिजनेस किस तरीके से करते हैं और इस बिजनेस में कितनी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्योंकि अब जिस तरीके के बिजनेस लिस्ट हो रहे हैं काफ़ी न्यू एज बिजनेस हैं और उनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपना हार्ड एंड मनी उसमें लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अगर अगर आप लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए उसमें सोचते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उसका बिजनेस इन हैंड समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, एक ट्रैवल स्पेसिफिक और एक हॉस्पिटल स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनी, जिसका मैक्सिमम काम आता है जो इंटरऑपरेबल सेगमेंट होते हैं जो ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में। आप कह सकते हैं कि इसमें होटल्स आ गए, इसमें केब वाले हो गए, इनमें क्रूज वाले हो गए। तो पूरे हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अक्रॉस जो जितने भी वैल्यू चेन है, जैसे आपका एयर ट्रैवल हो गया या आपकी आप बोल सकते हैं कि क्रूज हो गई, होटल्स हो गई, फिर उसके बाद आपकी बहुत सारी और दूसरी प्लेसेस हो गई। तो इन सबको किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए और उनके डेटा पॉइंट्स को किस तरीके से इंटीग्रेट करके उसका जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिससे कि उसकी जो मार्केटिंग है, जो ट्रैवल सेक्टर में जो होटल्स हैं उनकी जो मार्केटिंग है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, उसको डेटा ड्रिवन किया जा सके और एक अच्छी रेट होटल्स वालों को भी मिले और एक कस्टमर को भी एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिले जब भी वो उस एप्लीकेशन पे जाए या उस इंटरफेस पे जाए। तो इस तरीके का काम कुछ मैंने आपको बताया है एक ब्रीफली रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज के बारे में। बट अगर हम बताएं कि केवल ट्रैवल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो बहुत ही कम इस सेगमेंट में कंपनीज हैं ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे, और साथ ही साथ इंडिया में तो ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड है ही नहीं। तो ये इंडिया में पहली कंपनी है जो इस तरीके की है जो लिस्टेड होने वाली है। साथ ही साथ इनके पास क्या होता है कि तीन तीन तरह के टोटल मेन बिजनेस है जिसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। और उसके कारण क्या होता है, काफ़ी क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, जिसमें इनके अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो इनके पास काफ़ी ग्लोबल कस्टमर शामिल हैं, जिसमें सेवन अगर हम देखें 7 ग्लोबल कार रेंटल कंपनी शामिल है। मेजर जितनी भी क्रूज यहाँ पर ऑनलाइन चलते हैं, लार्जेस्ट ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी इनके साथ शामिल है। 23 आउट ऑफ टॉप 30 होटल चेन्स जितनी वर्ल्ड में है वो इनके साथ एसोसिएटेड है। 25 आउट ऑफ टॉप 30 ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, ओटीए मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, और साथ ही साथ वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इनके साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस ऑलरेडी ये लेके चल रहे हैं। और जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर वो निकल के आता है, पहला ये फैक्टर हो गया कस्टमर्स इनके काफ़ी बड़े हैं। दूसरा फैक्टर है कि कंपनी का जो ग्रोथ रेवेन्यू है उसमें अगर रिटेंशन रेट की बात की जाए कि कितना रिपीट कस्टमर आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल 89.2% फाइनेंशियल ईयर 21 में अगर हम देखें और फाइनेंशियल ईयर 20 में बात करें तो 95.5% है जो कस्टमर रिपीट कस्टमर है। तो ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि आपको जो पहले कस्टमर है वो तो है ही, और साथ ही साथ यहाँ पे एडिशन मिलता जाता है। एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि एआई की जो कंपनीज होती है, उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा टाइम आपकी जो कंपनी होती है, जितना ज़्यादा डेटा आपके पास होता है, वो कंपनी यहाँ पे सबसे आगे बढ़ती है। क्योंकि एआई इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द डेटा जो कंपनी के पास अवेलेबल है। तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी है इस पूरे क्षेत्र में, और उसके कारण इनके पास सबसे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं। जो अगर एक क्लाइंट इनके साथ एसोसिएट हो गया तो उसका डेटा भी इनके पास आता है, और साथ ही साथ उस डेटा से ये उस पर वर्क करके और वहाँ पर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के टोटल 3 बिजनेस हैं, जिनसे अगर हम रेवेन्यू मिक्स की बात की जाए तो पहला है डेटा एज ए सर्विस, जिसमें डेटा शेयर करते हैं कंपनीज के साथ। उससे अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 37% मार्केट मतलब रेवेन्यू निकल के आता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए 49%, और मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो 14% का रेवेन्यू निकल के आता है। फाइनेंशियल ईयर 21 में यहाँ पर कम रेवेन्यू मार्केटिंग टेक्नोलॉजी से निकल के आया है, जो फाइनेंशियल ईयर 20 में 19% दिख रहा है, क्योंकि मार्केटिंग ऑनलाइन है वो यहाँ पे कम हुई है एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल इंडस्ट्री। कोविड के कारण यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई नजर आई, बट अब धीरे धीरे है ना वापस से चीज़ें पेसअप कर रही है। और अगर हम देखें कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात की जाए तो डेटा एज ए सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी सब में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है कोविड के चलते। ओवरऑल अगर अगर इनके रेवेन्यू मिक्स की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका इज अ मेजर सेगमेंट जहां से इनका रेवेन्यू निकल के आता है। वहां से अगर हम देखें तो 65% ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका। एशिया की बात की जाए तो मात्र 15% है, और यूरोप में 15% है। तो अपन देख सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ से बड़ा ज़्यादा जो सेगमेंट है वो आपको यहाँ पे साफ पता चलता है कि नॉर्थ अमेरिका है जहाँ से इनका रेवेन्यू निकल के आ रहा है फॉर द ट्रैवल सेगमेंट। अब सबसे पहला अगर सेगमेंट देखें डेटा एज ए सर्विस, तो डेटा एज ए सर्विस में यहाँ पे क्या आता है कि मार्केट इंटेलिजेंस की रेटगेन प्रोवाइड करता है यहाँ पे प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एट ए स्केल अलोंग विथ एनालिटिक्स टू प्रेजेंट ट्रेंड्स।
कि किस तरीके के ट्रेंड्स, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है और साथ ही साथ मार्केट को किस तरीके से डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारा जो मार्केट का इंटेलिजेंस है, मार्केट का जो डेटा है, वो रेडगेन प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, जिससे उनको प्रोबेबिलिटी एसेस करने में समझ मिले, साथ ही साथ उनको किस तरह के नए प्रोडक्ट्स लाने उसको समझ पड़े। इसके अलावा अपन देखें ऑप्टिमा और पेरिटी प्लस, इनके जो दो DaaS की जो सर्विस है ऑप्टिमा और पेरिटी प्लस के नाम से ये मार्केट में काम करती है। वहीं डायनामिक प्राइसिंग रिकमेंडेशन की बात की जाए तो अगर आप देखें कि आप जब भी कोई होटल की अगर चेकिंग करते हैं तो उसमें जो प्राइसिंग होती है वो कीप ऑन चेंजिंग, मतलब वो चेंज होती रहती है। तो वो जो फैक्टर है वो भी ये रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज ही प्रोवाइड करती है। तो ये पता चलता है कि कितनी उसकी डिमांड आ रही है, उसके हिसाब से ये प्राइसिंग चेंज करते रहते हैं, या प्राइसिंग कम करनी है, ज़्यादा करनी है, जिससे कि होटल्स को, जिससे कि उनके जो क्लाइंट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इस सेगमेंट में मिल सके। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी दो सेगमेंट आते हैं कंपनी के, रेजगेन और DHISCO। तो अगर रेजगेन की बात की जाए तो ये एक AI इनेबल्ड स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजर है, जो कि कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबिलिटी कितनी है, रेट्स क्या है, इन्वेंट्री क्या है, साथ ही साथ एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ से आती है, वो यहाँ पर निकाल के बताता है। वहीं अगर डिस्को की बात की जाए तो वहाँ पर वो बताता है कि मिशन क्रिटिकल कनेक्टिविटी विच इनेबल होटल टू ड्राइव रिजर्वेशन कनेक्ट्स द होटल एंड द हॉस्पिटैलिटी चेन्स विद द डिमांड चैनल यूजिंग एडवांस स्विच टेक्नोलॉजी। तो अगर मान लीजिए कि रिजर्वेशन आपने जो करवाया है उसमें जो जिस तरह की आपकी जो नीड है उसमें हॉस्पिटैलिटी चेन अगर पूरी की पूरी है तो उसमें किस तरह से आपकी जो डिमांड है वो ड्रिवन हो रही है, उसमें और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लगा के यहाँ पर AI बेस्ड जो काम होता है, मशीन लर्निंग का यूज़ करके जिस तरीके की सुविधाएं हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। वहीं तीसरा जो मेन सेगमेंट है वो मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज का है, जिसमें रियल टाइम सोशल मीडिया में आपका जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे होता है, आपका इंगेजमेंट होता है कि आपके कस्टमर से किस तरह से वहाँ पे इंगेज किया जा सकता है, सोशल असेट, सोशल कैंपेन और वहाँ पर मार्केटिंग के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जिसके थ्रू यहाँ पे कंपनी का सिंगल सोर्स प्रोवाइडर है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, ये लीडिंग हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल बेस्ड ब्रांड्स में। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट है जो यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट भी इसमें आ गया और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है जो इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो कंपनी का बिल्कुल यूनिक बिजनेस मॉडल है जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो मेन यूटिलाइजेशन यहाँ पे कंपनी का रेडगेन यूके से कंपनी ने, जो कंपनी की सब्सिडी है वहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक से इन्होंने जो लोन लिया था उसको पेमेंट करना, जो कि एक 864 मिलियन रुपीज़ का है। वहीं पेमेंट ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन जो इन्होंने डिस्को जो है जिसे एक्वायर किया था AI बेस्ड प्लेटफॉर्म, वहाँ पर पेमेंट करना है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में और आगे आने वाले टाइम में एक्विजिशन के लिए 800 मिलियन रुपीज़ को यहाँ पर रखा, मतलब करीबन 80 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ 43 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे कंपनी ने कैपिटल इक्विपमेंट फॉर डेटा सेंटर। तो ये जो सारी है टेक्नोलॉजीज पे यहाँ पे पैसा आने वाले समय में खर्च करने वाली कंपनी उसके लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और नेट प्रोसीड्स की अगर हम बात कर सकते हैं। प्रमोटर की बात की जाए तो 65% प्री ऑफर में है और उसको घटा के अभी 55% हो जाएगा पोस्ट ऑफर। तो देर इज नॉट मच चेंज इन द प्रमोटर होल्डिंग, 10% का लगभग चेंज यहाँ पर निकल के आता है। कंपनी जिस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करती है जिसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो कि पूरी अक्रॉस वैल्यू चेन यहाँ पे जो है वो सुविधाएं दी जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी का गेस्ट एक्वायर करने से लेके उसकी जो सुविधाएं हैं उसको किस तरह से पर्सनलाइज गेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए और उसका क्या रेवेन्यू पोटेंशियल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसमें क्या होता है कि पूरी जो वैल्यू चेन है, मतलब कि फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, वो यहाँ पर मिल जाती है। तो इसका जो डेटा होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको जो इनकी कार रेंटल वाली जो इंडस्ट्री है, साथ ही साथ जो इनकी होटल इंडस्ट्री है, तो जहाँ से जितना डेटा इनको एक्सेस हो पाता है उससे क्या हेल्प होती है कि कंपनी उससे क्रॉस सेल और अपसेल करने में काफ़ी फायदा, कंपनी को फायदा होता है। जैसे अगर आपको मार्केटेक आपने खरीदा है, इनका मार्केटिंग टेक्नोलॉजी वाला सॉफ्टवेयर, तो वहाँ से आपको जो दूसरा कस्टमर बनाने में फटाफट तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है जब आप इस तरीके की सर्विसेज देते हैं जो पूरी क्रॉस वैल्यू चेन होती है। वहीं अगर इनका और कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, तो एक अगर कस्टमर इनके साथ जुड़ता है तो उसको कहीं ना कहीं एड ऑन बेनिफिट्स में काफ़ी यहाँ पर आगे चलते हुए मिलते हैं। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है और इसके चलते जो है आपका जो रेवेन्यू होता है वो बिना विदाउट डूइंग एक्सपेंसेस ऑन द मार्केटिंग आपको उसमें मिलता है। इंटरऑपरेबिलिटी की बात की जाए तो इनका जो प्रोग्राम है, जो इन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए हैं, उसमें AI को इस तरीके से इनेबल किया गया है कि कंपनी का जो डिमांड है उसको वो प्रेडिक्ट कर सकता है रियल टाइम में किस तरीके की डिमांड आ रही है, डेटा माइनिंग और जो सर्चेज होते हैं इंटरनेट पे किस तरह से सर्च हो रहा है, फ्लाइट एक्टिविटी, लोकल कोविड लॉकडाउन के रूल्स, बुकिंग इंजन, इन्वेंट्री और प्राइसिंग डेटा को देखते हुए किस तरह से डिमांड आएगी, आने वाले फ्यूचर में किस तरह से उसकी
प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, वो यहाँ पर देख के पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी न्यू एज बिजनेस जिस तरह के भी हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, तो उनको इस तरीके के अगर सॉफ्टवेयर मिलते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और साथ ही साथ प्रिडिक्शन करने में कि आगे किस तरीके से इन्वेंट्री यहाँ पर यूज़ होने वाली है। तो टोटल अगर हम इंटर ऑपरेबिलिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो इनका डेटा एज ए सर्विस जो इनका लेता है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका 26% चांस है वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस लेता है, और मार्केटिंग का 10% चांस है। वहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस लेता है, डेटा एज ए सर्विस 33% लेता है, और 12% वही कस्टमर मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज भी लेता है। वहीं मार्केटिंग टेक्नोलॉजी रहने वाला है 50% ऑफ द कस्टमर डेटा एज ए सर्विस लेते हैं, और 48% डिस्ट्रीब्यूशन एज ए सर्विस यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो कंपनी के पास इतना इंटरऑपरेबल नेचर है कि कंपनी के जो सेगमेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो एक आदमी जो डेटा एज ए सर्विस लेता है वो मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज भी लेता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी लेता है। तो कहीं ना कहीं इससे कारण काफ़ी सेगमेंट से रेवेन्यू काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आता है। बंडल ऑफरिंग में यहाँ पर कहीं ना कहीं 360 डिग्री उनको डेटा भी समझ में आता है, और जो डेटा उनसे मिलता है उसको एनालाइज करने में और उसको यहाँ पर हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने में काफ़ी हेल्प होती है। कंपनी के कस्टमर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल होटल जैसा ग्रुप, लग्जरी होटल चेन लेमन ट्री होटल्स की बात की जाए, ओयो होटल्स की बात की जाए, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी में ग्रुप ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, सबरे, इस तरह की कंपनीज यहाँ पे शामिल है। लार्ज क्रूज लाइन जितनी भी है वो यहाँ पे शामिल है। साथ अगर हम ग्लोबल कार रेंटल कंपनीज की बात की जाए वो शामिल है। 23 आउट ऑफ टॉप 30 होटल चेन शामिल है। 25 आउट ऑफ 30 ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है वो शामिल है। जो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइंस है वो इनके साथ शामिल है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इनका जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। वहीं कस्टमर रिटेंशन की रेट की जाए तो कस्टमर के रिटेंशन में हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 में 92% कस्टमर रिपीट कस्टमर थे। तो जिस तरह की सर्विसेज होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिपीट कस्टमर किस तरीके से आएगा। 20 में 95% और 21 में 89%, क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। बट आप देख सकते हैं कि कितने बड़े कस्टमर्स, और अगर आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो टॉप कस्टमर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग में भी फायदा करते हैं, साथ ही साथ आपका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ करते हैं। वहीं अगर हम क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की बात की जाए तो टॉप 5 क्लाइंट से 26% ऑफ द रेवेन्यू आता है। टॉप 6 से 10 की बात की जाए तो 11%, मतलब टॉप 10 में अगर हम देखें तो 40% के लमसम की जो रेवेन्यू है जो वहाँ से निकल के आती है। जो थोड़ा सा रिस्की है, बट आई डोंट थिंक इतना रिस्की नहीं है, क्योंकि इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी बड़ा है। और अगर हम देखेंगे कि लग्जरी होटल्स होगी, जो बड़ी होटल्स होगी, तो उनके कस्टमर ज़्यादा होंगे और वहाँ से रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि TCS में भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये इस तरह के जो इंटरनेट ड्रिवन बिजनेस होते हैं उनमें सब में ही इस तरीके की रिस्क रहती है। तो इट इज़ नॉट अ बिग, और हम इसको ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं बोल सकते हैं। बट अगर हम डेटा एज ए सर्विस की अगर बात की जाए तो किस तरीके से कंपनी काम करती है, अगर एक नॉर्थ अमेरिका की एक वैल्यू चेन को समझा जाए तो ये कम से कम सबसे पहले ये क्या करती है कि इशू आइडेंटिफाई करती है कि किस तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको समझने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद उसको किस तरीके से यूजिंग डेटा एनालिटिक्स किस तरह से सोल्व किया जा सकता है, और उसके बाद जो बेनिफिट्स होते हैं लाइक क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स वो पता चल जाता है, इंप्रूव्ड ऑपरेशन अक्रॉस होटल्स वो पता चल जाता है, और इसके बाद इजी टू यूज इंटरफेस ग्राफिकल रिपोर्ट्स ये बना के कंपनी वो डिसीजन लेने में हेल्प करती है, और उसके कारण इनका जो रेवेन्यू है वो मिलता है। कंपनी ने रिसेंटली में काफ़ी बड़े बड़े मर्जर एंड एक्विजिशन किए हैं, जैसे डिस्को ही हो गया, BCV हो गया, जो मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज के लिए कंपनी ने 2019 में खरीदा था। डिस्को की अगर हम बात करें तो यूरोप से उन्होंने बाई किया था 2018 में, जो कि कंपनी जो होटल्स और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है उनके एशिया में यहाँ पर काम करती थी, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज थी। बट अब धीरे धीरे जो उनसे है वो रेवेन्यू यहाँ पर इस सालों में आने लगा है। कोविड के क्या चलते यहाँ पे कई लूप होल्स रहे और मार्केटिंग में खर्चा यहाँ पर कम हुआ, बट आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके कारण अब आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि करीबन करीबन आगे आने वाले समय में इस एरिया में ऑर्डर और ट्रैवलिंग एजेंसी की बात की जाए तो करीबन 18% की ग्रोथ अगले 4 सालों में एक्सपेक्टेड है। 18% की केगर के साथ अगर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो अगर मार्केट का पूरा जो साइज है वो अगर 18% से बढ़ेगा तो आप कह सकते हैं कि अगर कंपनी में थोड़ी भी काबिलियत हुई या थोड़ी सी भी आपने पोटेंशियल है और अच्छा ग्रो करते हो तो आपको मिनिमम 25 से 30% की केगर यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। फिर आप किस तरह से मैनेज करते हो अपने इबिट को और इबिडा को और साथ ही साथ अपने कस्टमर्स को, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से आती हुई नजर आती है इस क्षेत्र में। अब कंपनी के अगर हम कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स की बात करें तो रेट शॉपिंग मार्केटिंग इंटेलिजेंस में ऑप्टिमा है, जो कि 4th रैंक आया है जिसका 29th ग्लोबल कंपटीटर में। वहीं चैनल मैनेजर में रेजगेन है जिसका 7th रैंक आया है 77 कंपटीटर्स में। पेरिटी मैनेजमेंट रेट पेरिटी प्लस है और 4th रैंक आया है 9th टोटल कंपटीटर में। सोशल मीडिया में BCV है कंपनी के पास जिसका 1st रैंक है अपन
19 अदर कंपटीटर। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के वो अमंग अमंग आप कह सकते हैं 1 to 5th है, और एक ये वाला जो है वो 7th नंबर पे आता है, बट स्टिल 77 में आपका 7 नंबर पे आता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबली प्रोडक्ट का कितनी डिमांड है, और साथ ही साथ अगर आप एक ग्लोबल लेवल पे आप काम करते हैं तो आपको रेवेन्यू कहीं और दूसरी जगह से भी काफ़ी मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप नॉर्थ अमेरिका में आप बड़ा शिफ्ट रखते हैं तो कहीं ना कहीं और दूसरी कंट्रीज में भी आपके लिए कहीं अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर ले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल में 3,987 करोड़ से घटकर 2,508 करोड़ रह गया, जो काफ़ी यहाँ पे कमी देखने को मिली, 37% डिक्लाइन देखने को मिला। और मेजर रीजन बताया जा रहा है कि कोविड, जो कि सभी को पता है। वहीं अगर हम बताएं कि फाइनेंशियल ईयर 19 से किस तरह से इनके जो चैनल्स हैं, जो इनके सेगमेंट्स हैं, उसमें यहाँ पे चेंज देखने को मिला, तो 49% यहाँ पर कंपनी का अभी भी पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, वहीं 37% डेटा एज ए सर्विस से आता है, और 14% अभी रेवेन्यू कंपनी का मार्केटिंग टेक्नोलॉजी से निकल के आता है। बट जब हम इबिडा मार्जिन देखते हैं तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि अगर हम देखें 8.3% फाइनेंशियल ईयर 19 में इबिडा मार्जिन था, जो घट के मात्र 2.5% रह गया है। और अगर हम देखते हैं कि अगर हम इसका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन निकाल दें या फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन निकाल दें, जो कि इन्होंने एडजस्टेड इबिडा का एक नया ही निकाला है, बट ये एक ट्रू पिक्चर नहीं देता है, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी बड़ा फैक्टर रखेगा, क्योंकि 113 जो यहाँ पर पॉइंट है, वो यहाँ पर मिलियन जो रुपीज़ हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के इस साल में दिए गए हैं, जिसके कारण बहुत ही बड़ा हिट मिला है इबिडा को। आप देख सकते हैं मात्र 62 मिलियन का ही इबिडा रह चुका है, जो 218 का होता था फाइनेंशियल 19 में। और उसका मेजर रीजन है कंपनी के ईसो प्लान्स, और वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रिस्क पैदा करते हैं इस कंपनी में। वहीं अगर हम ईबिट की बात करें तो वहां पे नेगेटिव ईबिट देखने को मिलता है 11.9% का, जो भी यहाँ पे थोड़ी बहुत और बड़ी रिस्क पैदा करता है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल बिजनेस वाइज कंपनी इज ओके, कंपनी के रेवेन्यू वाइज कंपनी इज ओके, बट ईबिट की अगर हम बात करें या मार्जिन की हम बात करें तो वहाँ पे कंपनी ने यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करती है। अब आ जाते हैं कंपनी की कुछ रिस्क के बारे में, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली रिस्क आती है रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी रिस्क आती है हॉस्पिटल और ट्रैवल इंडस्ट्री में अगर वापस से कोविड आता है तो वापस से यहाँ पे कंसर्न देखने को मिल सकते हैं, और उसके कारण यहाँ पे वापस से जो फॉल है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, अगर ऐसा कुछ चेंजेस आता है जो काफ़ी बड़ा होता है। बट इसके साथ ही तीसरी जो सबसे बड़ी रिस्क निकल के आती है वो है कंटीजेंट लायबिलिटी, जिसके लिए करीबन इन्होंने 800 मिलियन रुपीज़ यहाँ पर अलग से निकाले हैं, और वो है आई एम सॉरी 800 मिलियन रुपीज़ इसके लिए नहीं थे। 800 मिलियन इनके एक तो इनके जो फाइनेंशियल कोविनेंट है वो उससे रिलेटेड है, जो कि इन्होंने एक लोन लिया था, और लोन लिया था इन्होंने यूके सब्सिडरी से, और यूके सब्सिडरी में जो कंपनी से इन्होंने लोन लिया उसमें सितंबर 20 में और मार्च 20 में इन्होंने पेमेंट नहीं कर पाए, और उसके बाद उस कंपनी ने यहाँ से इस लोन को फर्दर आगे बढ़ाया, जो इतनी टर्म थी लोन की उसको आगे बढ़ाया। बट अभी इनको वो लोन चुकाने के लिए अभी जो यहाँ से जो हमारे आईपीओ से पैसा आएगा उस पैसे से ये लोन चुकाएंगे, तो उसके जो कोविनेंट्स हैं वो थोड़े चेंज हुए हैं, बट अभी उस चीज़ों की थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ चुकी है और पैसा आएगा तो ये चुका देंगे, ऐसा कंपनी ने बताया है। वहीं कंटीजेंट लायबिलिटी देखें तो कंटीजेंट लायबिलिटी करीबन 27% ऑफ द रेवेन्यू इज पर्टेनिंग टू इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपेंस, जो कि कंटीजेंट लायबिलिटी में पड़ा है। तो ये भी थोड़ी बड़ी कंसर्न है, जो रिस्क है वो पैदा करता है। वहीं अगर हम पेनल्टीज़ की बात करें, जो कंपनी सब्जेक्ट टू पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंस विद सर्टेन प्रोविजन, कंपनीज एक्ट के भी इन्होंने कुछ रेगुलेशन पालन नहीं करें, वहाँ पर भी थोड़ी सी रिस्क पैदा करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम रेगुलेटरी कंसर्न देखें तो 2 या 3 रेगुलेटरी कंसर्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा रिस्की बना देते हैं। वहीं अगर पिछले 3 साल के फाइनेंशियल को देखते हैं तो पीबीटी में यहाँ पर कंप्लीटली आपको लॉस देखने को मिल जाता है। पिछले तीनों ही सालों में यहाँ पर लॉस देखने को मिला। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमको लॉस देखने को मिल जाता है। बैलेंस शीट की बात कर लें तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि पीपी में यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली, डेप्रिसिएशन और कुछ नया एडिशन देखने को नहीं मिलता है। वहीं इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि कंपनी का मेन काम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा आपको देख सकते हैं 3x हो चुका है कंपनी का इंटेंजिबल एसेट सेगमेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 1864 मिलियन रुपीज़, मतलब 186 करोड़ का कंपनी के पास कैश एंड कैश आप कह सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा है। वहीं बोरोइंग देखी जाए तो 981 करोड़ और 98 करोड़ की बोरोइंग्स कंपनी के पास अभी एट प्रेजेंट में है। अब लेटेस्ट जीएमपी और आईपीओ डिटेल्स की बात कर लें तो 1335 करोड़ का ये आईपीओ है,
₹405 से 425 की इसकी कट ऑफ प्राइस रहेगी। तो ये मैक्सिमम कट ऑफ प्राइस है। और जीएमपी की बात कर लें, क्योंकि आजकल मार्केट में जीएमपी काफ़ी प्रचलित है, तो अगर हम उसकी बात करें तो ₹120 का जीएमपी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अगर ओवरऑल लेवल पे बात की जाए तो करीबन करीबन यहाँ पर 25% से 30% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है ऑन द लिस्टिंग डेट एज ऑफ नाउ। बट अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे कोविड के कारण जो चीज़ें हैं वो ओपन अप की जाएगी, और साथ ही साथ कंपनी अपने आप में एक यूनिक कंपटीटिव एडवांटेज लेके चलती है। जितना डेटा इनके पास है उतना अभी एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री इसके पास डेटा नहीं है। और इसके अलावा कंपनी मेजर ब्रांड्स के साथ काम करती है, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। बट एज ऑफ नाउ अगर हम वैल्यूएशन वाइज जाएँ तो 25 से 30% का यहाँ पर गेप आपको देखने को मिल जाएगा। एक यूनिक कंपनी, इंटरनेट कंपनी में आप थोड़ा सा एक्सपोजर लेना चाहें तो 1 से 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप यहाँ पर ले सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। जैसे जैसे इनके जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जब कंपनी दिखाएगी, वी कैन थिंक आफ्टर दैट, क्योंकि एज ऑफ नाउ यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज मिनिमम अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करी जाए तो केवल आईपीओ लिस्टिंग तक आप वेट कर सकते हैं। बाकी आप अगर आपको टोटल जितने शेयर मिलते हैं वहाँ पर आप कुछ 25% के लमसम का जो शेयर होल्डिंग है वो बचा के रख सकते हैं, कि उसमें आप बेट कर सकते हैं, ताकि जो आपने कमाया होगा उसको आप बेट कर सकते हैं अगर आपको मिलता है तो। बाकी अदरवाइज आई डोंट थिंक कि अभी एज ऑफ नाउ जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है आप इसमें लॉन्गर टर्म के लिए अभी से इन्वेस्ट करें। आप बाद में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जब भी कंपनी प्रॉफिटेबल आएगी या कंपनी का मैनेजमेंट और देखेगा। तो हम इस कंपनी पे आगे भी बनाएंगे वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको इसी तरह की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। जब भी आप चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको और कौन सी कंपनी पे इस पे एनालिसिस चाहिए। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।